हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास की पॉलिटिकल का जो आपका छठा चैप्टर है राजनीतिक दल, हम पांचवा चैप्टर छोड़ चुके हैं। इस उम्मीद पे कि 30% सिलेबस कम होगा तो शायद वो चैप्टर कम हो जाए। इस वजह से अगर उस सिलेबस से आउट नहीं होता है तो हम उसको दोबारा से करेंगे। फिर हमने देखा राजनीतिक दलों के कार्य आगे। हमारी शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए बात होती है यहाँ पे कि दलों की काम की सूची के उस सवाल का जवाब मिलता है जो खंड की शुरुआत में पूछा गया था। हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है। मतलब जो कार्य हमने देखे हैं वो सारे कार्य है राजनीतिक दल ही करते हैं, वो पार्टियां ही करते हैं, उनके सदस्य ही मिलकर करते हैं सारे के सारे। पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। आधुनिक लोकतंत्र इनके बिना क्यों नहीं चल सकता, दलों के बिना क्या स्थिति होगी। तो इसकी कल्पना करके हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं, मतलब कल्पना कर सकते हैं। और उसी कल्पना के आधार पर कहा गया है अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे। और जो स्वतंत्र और निर्दलीय हैं तो फिर आप समझ सकते हो तब उनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। और दूसरी बात कहता है सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध ही रहेगी कि वो कुछ करेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होगा, देश की नीतियों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने अपने क्षेत्र से मतलब होगा उन्हें, वो बात कहता है। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो इन सब कामों के लिए हमें राजनीतिक दलों की जरूरत है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं कि वो अपने गांव से संबंधित होते हैं, अपने वार्ड से संबंधित होते हैं। हालांकि चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते कि चुनाव के अक्सर पूरा गाँव कई खेमों में बढ़ जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है, सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी यही कार्य करते हैं कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो, छोटा हो, पुराना हो, विकसित हो और मतलब विकासशील हो, किसी भी तरह का जो देश हो। राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है कि राजनीतिक दलों में का उदय है, जो राजनीतिक दल बनते हैं वो प्रतिनिधित्व पर आधारित होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही वो बने रह सकते हैं। हमें बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। हमारा समाज, हमारा देश बहुत बड़ा है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। और वह एजेंसी या वो माध्यम कौन से होते हैं? जो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो ये काम करते हैं ताकि जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके, उन्हें सरकार का समर्थन करने, उस पर अंकुश रखने, नीतियों को बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। और प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार होते हैं वो उन्हें पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में होती हैं उन्हें ये दूसरे राजनीतिक दल ही उनने जो वादे किए हैं जनता से वो याद दिलाते हैं। अगर वो नहीं हो गए, ये अपने वादों को भूल चुके होंगे, इन्हें मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब होता है, सत्ता में आने से मतलब होता है, तो हमारे दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं वो उन्हें याद दिलाते हैं कि आपने कुछ वादे किए थे। क्योंकि यहाँ उस पिक्चर के माध्यम से यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कि महिला मोर्चा कार्यकर्ता प्याज और रसाई की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। गले में प्याज की माला है और सिर पर सिलेंडर लिए हुए है। जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों परिवारों को 1 लाख का चेक देते मंत्री यहाँ जो दिखाए गए हैं दूसरी तस्वीर में। क्योंकि लोगों को अपने जीवन का अधिकार है और जहरीली शराब बिक रही है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? सरकार है। कोरियाई कंपनी पॉस्को ओडिया लो ऐसा निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ जो क्या है ये भाकपा है, माकपा या फिर और जेडी जो क्षेत्रीय दल हैं वो यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो क्या है देश को नुकसान होगा आर्थिक आधार पर। कितने राजनीतिक दल हैं उनके विषय में बात आती हैं, जहाँ हम बात करें कि भारत में जो भी जितने भी कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, कोई भी नागरिक, कोई भी।
लेकिन औपचारिक अर्थ में सभी दलों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में चुनाव आयोग के नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से अधिक है। 750 से अधिक है यहाँ पे भारत में। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां सक्रिय होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे फिर कांग्रेस है। ये सबसे सक्रिय पार्टियां हमें दिखाई देती हैं। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। इसे कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, तो उन्हें हम एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश बोलते हैं। तो वो बातें यहाँ पे हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था वाले देश चाइना की बात उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। हमने 9th क्लास में भी देखा था। एक दलीय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है जो हमेशा वही सत्ता में रहती है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है। वहाँ भी चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो जीत भी जाएंगे तो उन्हें मजबूरन उसी पार्टी का अंग और उसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो बाहर रहकर उसका विरोध नहीं कर सकते। हम एक दलीय व्यवस्था को इसलिए अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों की राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ एक ही दल है। लेकिन फिर भी जहाँ बात करें तो तानाशाह जो शासक रहे हैं वो देश आगे हैं, या फिर जहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है वो देश जो क्या है भारत से बेहतर स्थिति में है। भारत में अगर राजनीतिक दल ज़्यादा है तो भारत में भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हालांकि ठीक है, लोगों को कुछ अधिकार है, अपने बोलने का अधिकार है, आज़ादी है, वो बातें यहाँ हैं इसमें, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उस देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। इसे हम दो दलीय शासन व्यवस्था वाले देश बोलते हैं। इसमें यहाँ दूसरी पार्टी हो सकती है, वह चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है। सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही दो दलीय शासन व्यवस्था, एक दलीय आपका चीन था, दो दलीय में आपका अमेरिका ब्रिटेन है। और अनेक दल सत्ता की होड़ में होते हैं। दो दलों से ज़्यादा अपने दम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। जहाँ शासन के दो या दो से अधिक दल होते हैं बहुदलीय। जहाँ सिर्फ दो ही दल शासन की होड़ में होते हैं तो द्विदलीय। जहाँ एक ही दल होता है एक दलीय शासन व्यवस्था। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। और बहुदलीय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भारत और बेल्जियम बहुदलीय शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल है यहाँ पे। और भारत में तो महागठबंधन या मोर्चा है, पार्टी आपस में लड़कर चुनाव लड़ती हैं या फिर सरकार बनाती हैं। तीन प्रमुख गठबंधन थे भारत में और आज भी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए बोलते हैं। यूपीए है आपका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और वाम मोर्चा है, लेफ्ट वाम आपका। तीन प्रमुख गठबंधन है यहाँ पर। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत है घालमेल वाली होती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। मतलब स्थिरता नहीं रहती, मतलब उम्मीदवार बदलते रहते हैं। तो जब तक वो कुछ समझते हैं तो तब तक व्यवस्थाएं बहुत बिखर चुकी होती हैं। पूरे 5 साल में उन्हें ही वो नहीं समेट पाते, इसलिए अस्थिरता रहती है। इसके साथ इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर, अक्सर पूछे जाने पर इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है, क्योंकि दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है, क्योंकि यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। और इसमें समाज की प्रकृति और राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और उसकी चुनावी प्रणाली ये सब तय करती हैं कि उनकी भूमिका किस प्रकार से रही है। और बहुत से जल्द नहीं बदला जा सकता। हमारे देश में विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करती है। और अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क को सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधता को समेट पाने में अक्षम है। और हर मुल्क और स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले कोई संभव नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी जो क्या शासन की जो प्रणाली है वो अच्छे से चल सकती है, काम कर सकती है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे। तब तक धन्यवाद आपका।